हमारे साथ ओपी सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी जुड़ रहे हैं। आज जरा उनसे भी चर्चा करते हैं। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, अगर आप अपना माइक ऑन कर लें। आपको आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। सर, मुझे ये बताइए, आपका तो इतना लंबा अनुभव है, कुछ बातें तो मैंने बताई। आप अपने अनुभव से जब ये पूरा इंसिडेंट देख रहे हैं जो कल से अभी तक कहा गया, जानकारियां आ रही हैं, आपके हिसाब से ये सब अचानक पीएम का कार्यक्रम बदल गया इसलिए हुआ, कोई चूक हुई, या कुछ और दिखता है? आपको जिम्मेदारी किसकी दिखती है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला रहा है और इसका एक प्रोफेशनल असेसमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में ये एक प्रकार का बहुत ही मेजर अनप्रेसिडेंटेड ब्रीच हुआ है पीएम की सिक्योरिटी में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। और जैसा कि आपने स्वयं कहा, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ये। और ट्रेंड खतरनाक इसलिए है कि ये उस स्टेट में हुआ है जिसकी सीमा, जिसका बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। हम उसके बाद पाकिस्तान हो जाता है और कई स्टेट्स इस समय जो है पोल्स पे जा रहे हैं, उनके यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री भी इन सभी स्टेट्स में कभी न कभी या किसी रूप में जाएंगे, वहां प्रचार में, प्रसार में जाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे क्या सबक हमें मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा किया जाना और इसके एक प्रोफेशनल असेसमेंट की बहुत जरूरत है। ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आश्चर्य ये होता है कि उस जांच कमेटी में कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, और है भी तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस चीज की पूरी तहकीकात की जाए कि आफ्टर ऑल इस प्रकार का हादसा क्यों हुआ। सर, एक चीज बताइए पुलिस काल सर, में अगर आप उस दिन पंजाब के डीजीपी होते और आपको होता कि भाई मौसम खराब हो सकता है, ये असेसमेंट पहले से था, एडीजीपी की चिट्ठियां हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अगर आपको पता होता भटिंडा में उस दिन सुबह से मौसम खराब है, क्या दूसरा रूट बाय रोड आप तैयार रखते? और क्या आप एसपीजी को कहते भाई प्रदर्शनकारियों को लेकर जो इनपुट है उसके बाद अगर मैं क्लियरेंस दे रहा हूं तो मेरी गारंटी है कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, राज्य पुलिस की होती है। एसपीजी जो है वो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रदान करता है, एक क्लोजर लेवल पे उसकी सिक्योरिटी होती है। और पूरे प्रदेश की जो इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो पूरे प्रदेश की होती है, राज्य पुलिस की होती है। और जब किसी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम किसी स्टेट में बनता है तो उसके डिटेल्ड प्रोग्राम जाते हैं, और वो डिटेल्ड प्रोग्राम जो है वो 10 दिन 15 दिन पहले जाते हैं, और उस पर काफी मंथन होता है, उस पर काफी चर्चा होती है। दो तरीके से इसको मैं समझा सकता हूं। पहला ये कि एक एडवांस सिक्योरिटी लिहाजा होता है, वो एएसएल जो होता है वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जिसमें एसपीजी, स्टेट पुलिस, आईबी और तरह तरह के और भी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बीच होता है। एक दूसरी मीटिंग होती है जो इंटरनल मीटिंग होती है, जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के लेवल पे होती है, जिसमें जहां जहां ये प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स के बीच की मीटिंग होती है, जिसमें सारी व्यवस्था का एक सिक्योरिटी डिटेल्स, एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज दिया जाता है। नाउ कमिंग फर्स्ट टू एएसएल। एएसएल जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि जितने भी हमारे इरिटेंट्स हैं, जितनी भी हमारी कमियां हैं और जितनी हमारी चैलेंजेस हैं, उन सबों को बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करें। हमारा कोई थ्रेट होने वाला है कि नहीं है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशंस होने वाला है कि नहीं है, कोई रूट, हमारा कोई ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमारा सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग क्या होगा वेन्यू का। इन सभी तथ्यों पर, इन सभी चीजों पर एक विचार विमर्श होता है। और एएसएल जो है वो कई बार हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है कि एक ही बार होगा। एक बार हुआ, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया गया, फिर अगर प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट होता है तो फिर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। तो इस तरह पूरे
पूरी व्यवस्था में और उसके रिप्रेजेंटेटिव, एसपीजी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आईबी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिफरेंट अदर एजेंसीज के, अगर वहां पे कोई पैरामिलिट्री फोर्स है तो वहां की व्यवस्था होगी, ड्रग्स का अगर पंजाब में है तो ड्रग्स के लोग भी हो सकते हैं। तो इस कहने का मतलब है कि एएसपी की पूरी एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग जो मैंने कहा कि एक स्टेट लेवल पे मीटिंग होती है, जिसमें एक इंटरनल हमारी मैकेनिज्म क्या होगी, इंटरनल व्यवस्था क्या होगी, हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, हमारे सेफ हाउसेस क्या होंगे, हमारा कम्युनिकेशंस नेटवर्क क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होगी, और सब पब्लिक रैलीज में हमारा लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम क्या होगा। इन सभी व्यवस्थाओं पर हमारी चर्चा होती है। तो अगर ये पूरी व्यवस्था को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है कि इंटेलिजेंस इनपुट क्या है, और जो भी चीजें होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस से, उनके क्लियरेंस से ही होती है। ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में अगर ये देखा जाए कि अगर कोई अचानक ही इस प्रकार की व्यवस्था हो, मान लीजिए बारिश हो रही है या इनक्लेमेंट वेदर है या कोई इस तरह की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अभी कानपुर का। कानपुर में पिछले महीने 28 दिसंबर को सर हमने वो दिखाया है प्रधानमंत्री का सर, अभी हमने जस्ट वही दिखाया, और हम ये पूछ भी रहे थे कि भाई जब कानपुर में हुआ तो फिरोजपुर में क्यों नहीं हो सकता था। मेरा एक प्रश्न ये है सर कि क्या जब ये तय हो कि प्रधानमंत्री मान लीजिए कहीं हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी आ सकती है, मौसम खराब हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो क्या ऑल्टरनेट रूट बाय रोड हमेशा विकल्प के तौर पर तैयार रखा जाता है अगर प्रधानमंत्री का दौरा हो? बिल्कुल रखा जाता है। एएसएल में हम लोग इस बात की व्यवस्था पे भी चिंतन करते हैं कि क्या ऑल्टरनेट रूट या कोई कॉन्टिजेंसी प्लान होगा या नहीं होगा। कॉन्टिजेंसी कभी भी अराइज हो सकता है, कॉन्टिजेंसी अचानक हो सकता है गाड़ी खराब हो सकता है कि बारिश होने लगे, हो सकता है मौसम इतना खराब हो कि आप निकल नहीं सकते हैं, हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए। तो कॉन्टिजेंसी प्लान हमेशा होता है, और उस कॉन्टिजेंसी प्लान में ऑल्टरनेटिव रूट की भी व्यवस्था होती है और उसका बाकायदा रिहर्सल किया जाता है। अगर हमें ऑल्टरनेट रूट की व्यवस्था करनी है तो उसमें हम एक मिनिमम फोर्स की भी कल्पना करते हैं जिसका डिप्लॉयमेंट वहां हो। तो जो लोग ये कह रहे हैं सर कि पीएम ने लास्ट मिनट में कार्यक्रम बदल दिया और बोले अब बाय रोड जाना है इसलिए ये सब हो गया, ये तर्क तो गले नहीं उतर सकता, क्योंकि जब आपने ऑल्टरनेट रूट तैयार किया है और डीजीपी के क्लियरेंस के बाद ही एसपीजी आगे बढ़ी होगी, तो जिम्मेदारी उनकी थी कि भाई रूट क्लियर मिले। निसंदेह उनके क्लियरेंस के बगैर, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं समझता हूं कि बगैर उनके क्लियरेंस के, और मुझे ये भी बताया गया कि शायद पायलट करके ही लोकल ऑफिसर्स उनको ले जा रहे हैं। सही बात है। तो दैट मीन्स की पूरी जानकारी स्टेट पुलिस को थी कि ये हमारा ऑल्टरनेटिव रूट हो रहा है। इनक्लेमेंट वेदर के कारण, पुअर विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया या उनकी टीम ने ये निर्णय लिया या दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि हमें उस वेन्यू पर पहुंचना है और ये व्यवस्था होगी। इसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। इंटेलिजेंस जो हमारी अभी सूचना है उसका क्या महत्व है, ये यहीं पे आता है। हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए, और यही शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आईबी और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है, इन सबों के माध्यम से एसपीजी को और स्टेट पुलिस को जो मिलता है उस पर एक निर्णय लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जब ये इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया कि बाय रोड हमें जाना है, तो इसकी सहमति तभी बनी होगी जब सभी विकल्पों के ऊपर चर्चा हुई होगी, ऑन द स्पॉट चर्चा होगी। कई बार ऐसा होता है, चूंकि इलेक्शनियरिंग का ये फेज है, इलेक्शन के वक्त है, हो सकता है कि बहुत सी चीजों पर हम बहुत ध्यान न दे पाए। जैसे अगर 100 किलोमीटर का रोड है तो उसको हम सैनिटाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अचानक, या हम उतना डिप्लॉयमेंट कर पाते हैं कि नहीं। लाजमी है, ये प्रैक्टिकल भी है कि हम 100 किलोमीटर को कंप्लीटली सैनिटाइज नहीं कर सकते। हम उस पर 100% पुलिस डिप्लॉयमेंट, जो एक नॉर्मल पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, उसकी तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, और तभी हम क्लियरेंस देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला आगे बढ़े। सर एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं पीएम 20 मिनट फंसी गए तो क्या हो गया? देखिए, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सुरक्षा का एक ब्रीच है। 20 मिनट मैंने अपने कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट कहीं पे स्ट्रैंडेड हो, कहीं पे हॉल्टेड हो, और भी इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस का। आपको मैं बता दूं कि हर एक इस तरह की व्यवस्था में एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड भी होता है।
हम लोग एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड, हम लोग तो आवारा पशुओं को रोकते हैं, फॉरगेट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स। कई बार ऐसे होते हैं कि रूट्स के दौरान हम लोग ऐसी ऐसी टीमों को लगाते हैं, स्क्वाड्स को लगाते हैं, जो आवारा पशु, जो स्ट्रे कैटल है, उसको हम एट ए कंफर्टेबल, एट ए सेफ डिस्टेंस रखें। इसीलिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था कहीं कहीं पे होती है, जहां जहां वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होते हैं। और उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशंस को किस प्रकार, अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक छोटा सा ग्रुप, क्राउड जो है वो प्रोटेस्टर्स का वहां इकट्ठा हो सकता है, तो वहां पे हम बाकायदा बैरिकेड करके और उसको सेफ डिस्टेंस पे रखने के लिए एक टुकड़ी लगाते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इस बात की नहीं हो। और जहां तक 20 मिनट किसी प्रधानमंत्री का कोई एक जगह पे 20 मिनट पड़े रहना, ये इस बात को द्योतक है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मैं बस एक चीज आपसे और पूछ लूं, आपका कम से कम 40 साल का तो अनुभव होगा सर, आपका कार्यकाल 38 साल का। 38 साल का, उसमें कितने पीएम आपने रिसीव किए होंगे सर, कम से कम? सुनाई नहीं दिया, फिर से उसमें उस 38 साल के करियर में आपने कितने पीएम रिसीव किए होंगे सर? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे स्टेट में कई बार पीएम्स की विजिट होते रहे हैं और उसमें हमने काम किया है। ठीक है, तो 38 साल का अनुभव और कई प्रधानमंत्रियों के दौरे देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने करियर में कभी प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट जाम में फंसे नहीं देखा है। अब यह सुनने के बाद भी जिन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि देश के पीएम 20 मिनट जाम में फंस गए तो क्या हो गया, उनका भगवान मालिक है। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए।